In last few class, we are discussing operators. Okay. So in last class, we have discussed bitwise operators. उसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है bitwise operators में? Anyone? ये कंप्लीट करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. अभी मुझे स्पेशल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर कवर करने दो. उसके बाद अपन क्वेश्चंस करते हैं. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव हो जाएंगे. ऑडिबल हूं मैं? माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, sir. ओके. ओके. सो वी हैव सीन दिस प्रॉब्लम. क्या आंसर है इसका बेटा? तो एक्सऑर आपको क्लियर हो गया था ना? एक्सऑर क्लियर था. यहाँ पे मल्टीपल एक्सऑर ऑपरेशंस थे और वो वैल्यू स्टोर होती जा रही थी एबीसीडी में ना. जैसे करने करने के लिए मैंने दिया था. किसने करा है आंसर? यस. एनीवेज, मैंने आपको कहा था इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो. और व्हाट यू कैन डू आफ्टर दैट, जस्ट राइट द कोड एंड चेक योर आंसर, है ना. दिस वे यू कैन डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सेकंड थिंग व्हाट यू कैन डू इन दिस कोड, चेंज द थिंग्स और वेरियस आपको जो डाउट्स आते हैं ना वो और क्लियर हो जाएंगे. तो पहले तो हम मैन्युअली सॉल्व करें जैसे मैंने समझाया था. उसके बाद आप इसमें चेंज करके मल्टीपल इसमें आएंगे स्टेटमेंट तो क्या होगा, है ना, जैसे हमने और वैरायटी देखी थी उस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ. टुडे विल कवर असाइनमेंट ऑपरेटर. हमने पहले भी डिस्कस किया था ब्रीफ में. अब हम डिटेल में जाएंगे और क्वेश्चंस के साथ देखते हैं. सो व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर? Values to a variable can be assigned using assignment operator. Just like हम करते हैं integer a assigned to 2. It is like that. It requires two values, L value and R value. Just like see this example, variable assigned to 5. Here this variable is L value. मैंने आपको पहले भी बताया था L value क्या? That can store the value at some memory location. मतलब that must have memory, है ना. तो ये वेरिएबल एक L वैल्यू है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये 5 क्या है? आर वैल्यू है. एक्सप्रेशन ये कांस्टेंट जो भी होगा वो क्या होगी? आर वैल्यू. सो तो दिस ऑपरेटर बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? कॉपीज आर वैल्यू टू एल वैल्यू. क्या कर रहे हैं? 5 को कॉपी कर रहे हैं वेरिएबल पे ना. सो व्हाट दिस असाइनमेंट ऑपरेटर डू, दिस ऑपरेटर कॉपीज आर वैल्यू टू एल वैल्यू, है ना. तो असाइनमेंट ऑपरेटर ये है. नाउ व्हाट वी नीड टू सी इज द शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. हमने कई बार देखा है हमको ऐसा लिखा हुआ मिलता है x प्लस इक्वल्स टू 5. सो व्हाट डज इट मीन? ये बेसिकली शॉर्ट हैंड है. और ये क्या है? इस एक्सप्रेशन का मतलब है x इज इक्वल्स टू x प्लस 5. सो दीज आर द दीज आर ऑल आर जो भी असाइनमेंट के साथ आएंगे बाकी ऑपरेटर वो ओके. तो वो क्या होगा? वो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग एक्सप्रेशन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज शॉर्ट हैंड. कैसे? इफ इट इज रिटर्न इज लाइक प्लस इक्वल्स टू, तो इसका मतलब होगा पहले एडिशन देन असाइनमेंट. तो जो पहले आएगा वो पहले परफॉर्म होगा और फिर असाइन होगा, है ना. अगर लिखा है माइनस इक्वल्स टू देन इट विल फर्स्ट सब्सट्रैक्ट देन असाइन. मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू देन इट इज फर्स्ट मल्टीप्लाई देन असाइन. एंड डिवीजन इक्वल्स टू फर्स्ट इट विल डिवाइड एंड देन असाइन. हाउ? जस्ट सी दिस एग्जांपल, है ना. अब इसमें ऐसा क्यों जो इसके पहले आ रहा है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट का प्रेसिडेंस कम होता है. असाइनमेंट ऑपरेटर इज हैविंग द लीस्ट प्रेसिडेंस एक्सेप्ट द कॉमा ऑपरेटर. आज हम कॉमा ऑपरेटर भी देखेंगे. तो कॉमा के अलावा अगर हम बात करें तो असाइनमेंट का प्रेसिडेंस सबसे कम होता है. तो असाइनमेंट के पहले जो भी लिखा है वो पहले इवेल्युएट होगा. हमने देखा था प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी. तो लेफ्ट टू राइट की बात ही नहीं है. इसका है ही असाइनमेंट, इसका प्रेसिडेंस कम है. तो इसके पहले जो भी लिखा होगा वो पहले असाइन होगा. तो प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, सभी में सबसे पहले अदर जो इसके पहले है असाइनमेंट के वो इवेल्युएट होगा. तो फर्स्ट एडिशन देन असाइनमेंट, फर्स्ट सब्सट्रैक्शन देन असाइनमेंट, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन देन असाइनमेंट एंड फर्स्ट डिवीजन देन असाइनमेंट. जस्ट टेक दिस एग्जांपल. a प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होगा? a इज इक्वल्स टू a प्लस 1. सो दिस इज व्हाट द शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. तो हमने इससे क्या लिखा? a इज इक्वल्स टू a प्लस 1 की जगह लिखा a प्लस इक्वल्स टू 1. Similar concept for the other shorthand assignment operators can be done.
तो सेम रहेगा। ए माइनस इक्वस टू का मतलब होगा ए इज इक्वस टू ए माइनस वन। ए मल्टीप्लाई इक्वस टू का मतलब होगा ए इज इक्वस टू ए, ये क्या था, प्लस वन था, एंड देन डिवीजन, है ना। तो अगर इसके साथ जो भी वैल्यू लिखी होगी द सेम वे वी हैव टू वी राइट मल्टीप्लाई डिवाइड में हमको अदर देन वन वैल्यू दी होंगी। ठीक है, प्लस इक्वस टू वन था, अगर ये प्लस इक्वस टू टू होगा, थ्री होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में वन का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, नाउ सम अदर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मॉडुलस इक्वल्स टू लेफ्ट बिटवाइज शिफ्ट देन असाइन टू, राइट बिटवाइज शिफ्ट देन असाइन टू, फर्स्ट बिटवाइज एंड देन असाइन टू। तो अब ये जो आ रहा है ना, इसके साथ बिटवाइज ऑपरेटर आ रहे हैं, देखो। तो लेफ्ट बिट देन शिफ्ट, फर्स्ट बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट देन असाइनमेंट, फर्स्ट राइट बाइट शिफ्ट देन असाइनमेंट। तो अब जब अगर इसके साथ ये मिले तो ये समझ जाना कि हमको बिटवाइज के साथ क्या कर रहे हैं हम, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है ना। तो ये एरर नहीं होंगी। बिटवाइज एंड देन असाइनमेंट, बिटवाइज और देन असाइनमेंट, और बिटवाइज एक्सऑर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना, ये हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो बिटवाइज एक्सऑर देन असाइनमेंट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए इतना ही है। इसमें जैसे हमें प्रैक्टिस जो करनी है कि जैसे क्वेश्चन में हम देख लें, जैसे ये थे, ये तो सिंपल थे, ये बिटवाइज के साथ आए तो हम ध्यान रखें, और कि मॉडुलस के साथ भी आ सकते हैं, लेफ्ट बिट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, है ना, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सऑर। Now just tell me what will be the output of this the following program segment. Just try to solve this and then tell me the answer. ये पिछली क्लास की एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ है। क्या करना है इसमें, पहले ऊपर आपको दिख रहा होगा क्या करना है। ऊपर XOR है और फिर उसके बाद a इज प्लस इक्वल टू 3 है। जस्ट सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर। Yes, what is the answer? सर 5 आएगा। कैसे आएगा ऋषिका? ऋषिका सर पहले तो बिटवाइज ऑपरेटर है तो ए इक्वल्स टू ए और ए एक्स और 5 होगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? उसका इसका 2 आएगा सर। फिर उसके बाद ए इक्वल्स टू ए प्लस 3 में वैल्यू रखेंगे। राजीव तुम्हारा भी यही आया? सर मैंने तो ऐसे ही सॉल्व किया है। यस सर, यस सर, यस सर, है ना। यस सर। ये सिंपल सा, ये जो 2 लाइन का क्वेश्चन होगा, इसमें आपको XOR याद रखना है और फिर ये यस सर, है ना प्लस। और इसी में कॉम्प्लेक्स कैसे होगा कि मल्टीपल ऑपरेशन जुड़ जाए। तो हमको कई बार नहीं समझ में आया, जैसे ये प्लस इक्वल टू 3 की जगह यहाँ बिटवाइज भी तो आ सकता था ना, मान लो बिटवाइज एंड, बिटवाइज और कुछ भी, ओ सॉरी लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। तो बस बिल्कुल कामली हमको क्या करना है। 51 कैसे आया उमर? सर मैंने उसे एज ए कंडीशन लेके कर दिया, सो ट्रू की वजह से 1 आ गया। अच्छा 5 और 1 है। यस सर। तो 1 कहाँ से आ गया 5 के साथ 1? कहाँ ऐसा था जहाँ 1 आना था?
सर मैंने गलती से कंडीशन मान के कर लिया printf वाले स्टेटमेंट को, अच्छा, और एग्जीक्यूट होने के बाद में ट्रू हो जाएगा, इसलिए 1। तुमने इसको तुरंत कोड को रन कर लिया ऐसा? ये सॉल्व किया? नहीं सर, ओके, मेंटली किया है। हाँ। ठीक है, इट्स ओके। माय पॉइंट इज, यही छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं और गलती से एक आंसर मैच हो जाता है तो वो और बड़ा गड़बड़ जाती है बात, है ना? तो अभी तो ऑब्जेक्टिव सामने क्वेश्चंस ऑप्शंस दिए थे, तो थोड़ी सी मिस्टेक कम होने के चांसेस होते हैं कब, जब अगर हम कैलकुलेशन सही है और उसी में अगर ट्रैप है तो वो इसी तरह से दिया जाता है। तो इसी में आप समझो, बस आपको एक्स और समझना था इसमें। और अब असाइनमेंट में एज इक्वल टू a+3 था, है ना? तो ये सिंपल सा असाइनमेंट के लिए था। हमेशा पिछली चीजों से जुड़ के चीजें क्या होंगी, बस हमको हम वी आर एबल टू रिकॉल ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? तो ये मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर बताया। अब आज हमको एक स्पेशल चीज पढ़नी है, स्पेशल ऑपरेटर्स, जो हमने बाइफरकेट करे थे हमारे ऑपरेटर्स, तो हमको आज पढ़ना है स्पेशल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा टर्नरी ऑपरेटर, देन वी विल सी द कॉमा ऑपरेटर, सर ठीक है? यस, सर एक्सोर गेट की वर्किंग क्या है वो समझ मतलब मुझे नहीं आती। हु इज देयर? सर मोहित। मोहित लास्ट क्लास में थे? यस और नो? लास्ट क्लास में थे मोहित? नो सर आई थिंक मैं नहीं था। हाँ, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने एक्स और समझाया था, फिर भी मैं तुम्हें 1 मिनट में समझा देता हूँ। ओके। एक्सक्लूसिव आर में एक्सक्लूड क्या करते हैं? और का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई भी 0 1 होगा तो आंसर 1 होगा, है ना? हाँ दोनों वन में भी आंसर 1 आता है। हाँ और सर। एक्सक्लूडिंग जो एक्स और रहता है उसको मैंने समझाया था एक्सक्लूडिंग और, जो दोनों कंडीशन होना साथ में उसको एक्सक्लूड कर दो। तो आइदर ऑफ द कंडीशन विल ट्रू, और मतलब दोनों एंड वाली कंडीशन को हटा दिया। मतलब एक्स और की वर्किंग ऐसी होती है कि अगर दोनों सिमिलर हैं तो आंसर 0, और दोनों डिफरेंट हैं तो आंसर 1। मतलब 0 0 का आंसर 0, 1 1 का भी आंसर 0, पर 0 1 और 1 0 का आंसर 1। तो सिमिलर केस में आंसर 0 और डिफरेंट के केस में डिफरेंट आंसर केस में सर। 1। इसको यस मैंने समझाया ऐसे था कि इंक्लूड, जो एक्सक्लूसिव और इंक्लूडिव आर जो होता है ना, इंक्लूसिव में हम कहते हैं कि इंक्लूड कर लो 1 1 वाली भी, दोनों 1 का भी आंसर 1, जो और नॉर्मल होता है। एक्सक्लूड में हम ये कहते हैं कि दोनों जब ट्रू हो तो वो कंडीशन को एक्सक्लूड कर दो, तो इसलिए एक्स और बोला इसको अपन ने, है ना? और तो और ही रहेगा, पर हाँ और में सर। एक्सक्लूड क्या करना है? जो दोनों ट्रू वाली कंडीशन को एक्सक्लूड कर देना है। तो अगर इसे जनरलाइज करके हम बात करें तो जब दोनों इनपुट सिमिलर हैं तो आंसर 0, और जब दोनों डिफरेंट हैं तो आंसर 1। 1 ओके सर। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मोहित, ठीक है? एनीवेज, मैंने रिकॉल कर दिया। स्पेशल ऑपरेटर्स है ना, इस पे बहुत ज्यादा अटेंशन देना है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी मिस्टेक हो जाएंगी अगर ये आपके कभी ना कहीं जब किसी ना किसी टिपिकल एग्जामिनेशन के पार्ट होते हैं ये क्वेश्चंस, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा चाहे वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड होगा। तो सबसे पहले तो कंडीशनल ऑपरेटर की बात कर लें। इसके लिए स्पेशल बात क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर इज द ओनली टर्नरी ऑपरेटर अवेलेबल इन सी, है ना? तो कंडीशनल ऑपरेटर हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमको कंडीशन से डील करने की बात होती है ना? अभी तक हमने इफ एल्स भी नहीं पढ़ा है, तो पर हम इसको ऐसे पढ़ें कि प्रोग्राम में देयर आर ऑलवेज पॉसिबिलिटी के बहुत सारी कंडीशंस आए जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करें। जो हम इफ एल्स का काम करते हैं पहले हम कर चुके हैं, पर अभी हमने सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ा। तो लाइक अगर आपके नंबर 35 से कम है तो आप फेल, और 35 से ज्यादा है तो आप पास। तो दो कंडीशनल ऑपरेटर हैं, है ना? जैसे हम ये अगर देखो, मैंने आपसे जो एग्जांपल दिया, सपोज मार्क्स एक वेरिएबल है, अगर मार्क्स 35 33 से ज्यादा है तो रिजल्ट होगा पास, है ना? पी, है ना? मैंने कैरेक्टर टाइप ले लिया रिजल्ट, अदरवाइज रिजल्ट क्या होगा? फेल। तो ये हम बात कर रहे हैं, अगर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े हैं फेल्स तो हम ऐसे लिखते थे। ये टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर है, वो क्या है? विल राइट इन 1 लाइन, इट्स लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, आपसे कहा जाता है, कभी इस तरह की प्रॉब्लम दी जाती है और कहती है, कहा जाता है वन वन लाइन स्टेटमेंट लिखो इसके लिए, जस्ट सॉल्व इट इन 1 लाइन। ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि सामने वाला आपसे चाह रहा है कि आप कंडीशनल ऑपरेटर लिखें, क्योंकि आप इफ एल्स जब लिखने की बात करोगे तो नेस्टिंग और आपको मल्टीपल उसमें लिखना पड़ेगा, है ना? तो अगर मैं कहूँ कि 1 लाइन, या इसमें हम कहें कि एक स्टेटमेंट में ये सॉल्व कर दें 1 लाइन सॉल्यूशन, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंडीशनल ऑपरेटर यूज करने के लिए बोला जा रहा होगा।
तो अगर मैं इसी को मैं बोल रहा हूँ, इसी को अगर मैं कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके करता तो रिजल्ट एक वेरिएबल था। यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर की वर्किंग देखो, पहले लिखी जाती है कंडीशन, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन मार्क के बाद वो होता है अगर ये ट्रू है तो वो, अदरवाइज फॉल्स। मैंने क्या कहा उसको फिर समझो। फर्स्ट पार्ट इज द कंडीशन, if this condition is true then after question mark this part will execute, or if it is false then the remaining next part will be executed। तो यहां देखो जैसे हम लिखते थे if this condition is true then this part otherwise next part, है ना। तो सेम वे टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि इट इज we'll use this question mark and colon। क्वेश्चन मार्क के पहले लिखते हैं कंडीशन, उसके ट्रू होने पर उसके बाद का जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है आफ्टर दिस क्वेश्चन मार्क, और उसके फॉल्स होने पर कॉलन के बाद जो लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और एंड में सेमी कॉलन आता है ना। इफ और एल्स के बाद सेमी कॉलन नहीं आता है ना, जो हम ब्रैकेट में कंडीशंस लिखते हैं। सो दिस इज व्हाट द सिंटेक्स ऑफ दिस टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर, है ना। अब यहाँ पे देखो ये ट्रू या फॉल्स दे रहा है ना, तो मतलब ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है। This marks is greater than 33. It must give value either true or false. तो ये एक टर्नरी एक्सप्रेशन है, क्या है, सॉरी, बुलियन एक्सप्रेशन है। तो या तो ये रिटर्न करेगा ट्रू या रिटर्न करेगा फॉल्स। सो सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर इज द ओनली टर्नरी ऑपरेटर इन अवेलेबल इन द लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई टर्नरी ऑपरेटर तो ये याद रखना केवल यही है, कंडीशनल ऑपरेटर जो है वही अकेला एकमात्र टर्नरी ऑपरेटर है जो सी में अवेलेबल है। और इसका अगर मैं सिंटेक्स देखूं तो ये क्या है, एक्सप्रेशन आफ्टर क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 आफ्टर कॉलन एक्सप्रेशन 3। सो दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन इज कंडीशन, सेकंड वन will be in case this condition is true and third one in case this condition is false। तो expression 1 is the boolean expression। if it is simply write 0 instead of this, अगर मैं यहाँ इसमें कुछ भी ना रख के 0 लिख दूं तो हमेशा क्या एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन 3। अगर मैं एक्सप्रेशन 1 में 1 लिख दूं तो हमेशा क्या एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन 2। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन 1 is the boolean expression, if we simply write 0 instead of some boolean expression then that simply returns false। ये बहुत बहुत ट्रिकी हो जाता है, कई बार यहाँ लिखा होगा 3 1 2। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, तो अगर ये 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, एक्सप्रेशन 1 क्या है। अगर मैंने एक्सप्रेशन 1 के सामने 3 लिखा है तो इसका मतलब ट्रू। तो कई बार हमें क्लिक करता है और कई बार क्लिक नहीं करती ये बात। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ही मुझे क्वेश्चन मार्क कॉलन दिख गया समझ जाओ ये टर्नरी ऑपरेटर है, और अगर इसमें एक्सप्रेशन में 1 नॉन जीरो लिखा है तो वो ट्रू है, और अगर 0 लिखा है तो वो फॉल्स है। अदर देन अगर वो कंडीशन लिखी है तो दैट यू हैव टू इवैल्यूएट वेदर दैट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। नाउ कंडीशनल ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया। नाउ just tell me the result of this expression written in this One. So 1. 1 इससे पहले किसने आंसर किया था 2? Sir, 1. 1। Why 1? Sir, condition is false, sir. क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन में 0 लिखा है वो फॉल्स है। फॉल्स है तो क्या पार्ट होगा, कॉलन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो रिजल्ट विल बी 1। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम सेगमेंट। ओके ये क्वेश्चंस मैंने इतनी देर स्क्रीन पे रखा, वीडियो पॉज करके इसको देख लेंगे, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। ठीक है, यू हैव टू इवैल्यूएट दिस, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू स्पेशल, है ना, स्पेशल ऑपरेटर्स, है ना। तो ये इतनी देर मैंने इसलिए रोका था, अब आप इसको पॉज करके इसको सॉल्व करना और मुझे नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताना। नाउ जो आज का मेन हमारा पर्पस है वो है
this we need to discuss this comma operator. This is very important. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, नहीं नहीं अपन ने सामने देखा होगा तो हम गलती कर जाएंगे. ओके, तो कॉमा ऑपरेटर आपने अभी तक तो देखा ना, कई बार देखा हम, जैसे ये सामने डिक्लेरेशन है आपके सामने. कॉमा ऑपरेटर कैन बी यूज्ड एज अ सेपरेटर, जैसा हम देखते हैं, हमें लिखा रखता है ना, इंटीजर a is equals to 3, b is equals to 4, c is equals to 8. This expression is equivalent to this. Instead of writing like this, integer a is equals to 3, integer b is equals to 4, integer c is equals to 8, what we have done, we have used this comma operator as a separator, और मल्टीपल डेफिनेशन अगर एक सिंगल लाइन में करना है तो वी आर यूजिंग कॉमा ऑपरेटर. तो कॉमा ऑपरेटर कैन बी यूज एज अ सेपरेटर, ये तो हमने देखा है ना, पर एज अ ऑपरेटर हमने उसको अभी तक ऐसा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर. सो लेट अस सी. ओके, नाउ जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड जो इस ब्लॉक्स के अंदर लिखा है. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? 8. Who is there? Umar. Let others solve, then we'll discuss. ऐसा एक्सप्रेशन लिखा देखा इससे पहले? नवीन, पहले आपने 4 बोला, फिर आपने 3 बोला, क्यों नवीन? पहले 4 फिर 3. गलती से टाइप 4 हो गया. आंसर 3 था आपके हिसाब से, है? यस सर. मनीष, इतनी लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो? सिमरन, ये आंसर, अच्छा सिमरन पुराना है ये तो. यस, नवीन के बाद किसी ने आंसर लिखा भी नहीं है. उमर 8 कैसे आया? सर यहाँ लिखा है कि राइट मोस्ट रिटर्न हो जाता है. नहीं, इसलिए ऐसा आगे नहीं. अब क्या है, मैं यही होता है, मैं पहले से 2 में स्प्लिट करता हूँ, ये मेरे से मिस्टेक हो गई है ना, ये मेरे से मिस्टेक हो गई. पर्पस किल हो जाता है, वो पर्पस किल हो जाता है एकदम. एक्चुअली ऐसा था. ठीक है, नाउ टेल मी द आंसर. तो अब ध्यान से समझो, ये बाकी ने भी जिनने 8 लिखा है ना आंसर, उनने किस लॉजिक से मोहित ये आंसर 8 था? सर सेम जो अभी उमर ने बताया, उमर ने क्या? राइट मोस्ट रिटर्न करता है सर. हेलो, हाँ, तो उमर ने क्या बताया? सर जो उसमें स्लाइड में लिखा हुआ था, जो राइट मोस्ट एलिमेंट रहता है उसको रिटर्न करता है कॉमा अच्छा, ऑपरेटर जो है. चलो, तो ये ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यहीं से थोड़ा कंफ्यूजन है और ट्रिकी हो जाती है बात. क्या ट्रिकी हो जाती है ये समझो. यहाँ पहले जब मैंने बोला था तो ध्यान से देखना, जिस एग्जांपल में ये बॉक्स के अंदर जब लिखा था, तब आप देखो हमने कहा था इसके इक्विवेलेंट ये है, पर देखो इसमें a इज इक्वल टू 3 कॉमा, b इज इक्वल टू 4 कॉमा, c इज इक्वल टू 8. यहाँ आप एक देख सकते हो जो असाइनमेंट हो रहा है वो वेरिएबल्स में हो रहा है ना. a एक लोकेशन है अलग, b एक लोकेशन है अलग, c एक लोकेशन अलग है. डेफिनेटली इट इज इक्विवेलेंट टू दिस. तो हमने क्या करा, सेपरेटर यूज करके हमने 2 बार इंटीजर लिखने का वो बचा लिया. तो मल्टीपल डेफिनेशन, क्योंकि सब सिमिलर टाइप के थे इसलिए एक लाइन में कर सकते हैं. पर यहाँ नेम्ड लोकेशन थी ए, बी एंड सी. पर यहाँ आओ, अब जब यहाँ बात कर रहा हूं तो इंटीजर ए असाइन टू 3, 4 एंड 8. तो यहाँ पे आप समझो कि कॉमा ऑपरेटर रिटर्न्स द राइट मोस्ट ऑपरेंड इन द एक्सप्रेशन एंड इट सिंपली इवेल्युएट द रेस्ट ऑफ द ऑपरेंड्स एंड फाइनली रिजेक्ट देम. इनको इवेल्युएट करा और रिजेक्ट करा, और राइट मोस्ट को क्या करा, comma operator return the rightmost operand in the expression and it simply evaluate the rest of the operands and finally reject them. ठीक है, तो rightmost रिजल्ट देगा. पर एक्सप्रेशन लिखा कैसे है ये इंपॉर्टेंट है. देखते हैं अभी क्या इंपॉर्टेंट है इसमें.
है ना। तो यहाँ तो हमने कह दिया कि आउटपुट 8 आएगा, पर कब? ये a इज इक्वल टू 3 4 5, ये अब सेपरेटर की तरह क्यों यूज नहीं हो रहा? ये ब्रैकेट था, यहाँ हमेशा प्रेसिडेंस और इन सब की बातें आएंगी। इट्स नॉट लाइक कि हमने एक लाइन याद रख ली कि राइट मोस्ट ऑपरेंड रिजल्ट करेगा। अगर वो ऐसे लिखा होगा तब ये बात नहीं होगी, इनमें बातों में अंतर है। ये नेम्ड लोकेशन है, इसीलिए जब मैंने आपको टोकनाइज पे दो 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 चीजें बताई थी ना कि हम स्प्लिट करके समझ लें, तो यहाँ समझो कि ये तो नेम्ड लोकेशन है, यहाँ ऐसा कोई चक्कर ही नहीं होगा। पता चला आप कह दो इसका आंसर a इज इक्वल टू 8, अरे सी में ऑलरेडी 8 असाइन है ना। तो यहाँ देखो आप, ये सेपरेटर है ना, ये सेपरेटर यस ओके। सिंटू क्या कहना है आपका? आफ्टर इट टर्मिनेट्स एंड प्रेसिडेंस। ओके चलो, ये तो हमने उस पे लिखा ही हुआ था, पर हमें यही चीज आपको कितनी समझ में आई अभी क्लियर हो जाएगी। नाउ सी दिस, जस्ट सी दिस। मान लो एग्जांपल है इंटीजर वेरिएबल इज इक्वल टू printf %s न्यू लाइन हेलो, एंड देन इट इज 5। चलो हो गया, थैंक यू, है ना। सो इंटीजर वेरिएबल इज इक्वल टू दिस। नाउ दिस एक्सप्रेशन, आफ्टर दिस एक्सप्रेशन वी हैव दिस 5, ठीक है। तो इसका आउटपुट जो आएगा, इसका आउटपुट आएगा क्या? नाउ टेल मी, जब मैं printf %d वेरिएबल प्रिंट करूंगा, देन व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? यस एनीवन? आपके आंसर केवल 5 आएगा? नो सर, हेलो 5 आएगा। यस सर, हेलो 5। पहले 5 और हेलो के हेलो 5? हेलो 5। क्यों? वो सर पहले वाले को रिजेक्ट नहीं करेगा, वैल्यूएट करेगा फर्स्ट वाले को, फिर दूसरा वाला देखेगा। और यहाँ वैल्यू ओवरराइडिंग वाली तो कहानी नहीं है, वो क्या है? स्टेटमेंट प्रिंटिंग है ना। तो ये आपको इस क्लाउड में आंसर में ट्रिक लिखी हुई थी, दिस वैल्यू विल बी रिटर्न टू वेरिएबल आफ्टर इवेल्युएटिंग द फर्स्ट ऑपरेंड। अब ये जो इवेल्युएट करेगा फर्स्ट ऑपरेंड, तो क्या होगा? ये प्रिंट ही हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल सिंपली नॉट रिजेक्टेड, फर्स्ट इवेल्युएटेड एंड देन रिजेक्टेड। और इवेल्युएट होगा तो क्या होगा? यहाँ ओवरराइटिंग जैसी बात नहीं थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल इवेल्युएट दिस एंड विल प्रिंट हेलो, and then finally it will mark what? 5 into the variable, evaluate करेगा और reject कर देगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा? हेलो आएगा, और फिर क्या आएगा? 5 आएगा। Now tell me what will be the answer? ये एक और चीज देखो, कॉमा ऑपरेटर इज हैविंग द लीस्ट प्रेसिडेंस अमंग ऑल द ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज, है ना। मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले असाइनमेंट में पढ़ाया था, तो क्या बोला था? असाइनमेंट हैविंग द लीस्ट, है ना, एक्सेप्ट कॉमा। तो कॉमा का प्रेसिडेंस क्या है? लोएस्ट है ना। कॉमा के बाद आएगा असाइनमेंट, और बाकी का तो फिर हमने देखा था। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? क्या अब इसका आंसर 8 आएगा? इतना छोटा सा कोड, इट विल बी वेरी नाइस एक्सरसाइज फॉर यू पीपल कि आज की क्लास खत्म होने के बाद वीडियो दोबारा देखो, कोड लिखो, उस पर टाइप करो और इसके वेरिएशन से समझो कि इंटीजर a के साथ लिख देता है a इज इक्वल टू 3 4 8, तब क्या होता? इंटीजर a के बाद a इज इक्वल टू 3 4 8 लिखा तो क्या होगा? कब एरर आएगी, कब एरर नहीं आएगी, आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? एनीवन? सर 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले असाइनमेंट होगा एरर तो नहीं आएगी? और असाइनमेंट जस्ट सी, ये सर यहाँ देखो, 3 मैंने आपसे कहा था ना स्प्लिटिंग हमेशा समझना पड़ेगी आपको। यहाँ पे असाइनमेंट का प्रेसिडेंस कॉमा से ज्यादा है। एक तो ये सेपरेटर की तरह यूज नहीं होगा यहाँ, ठीक है। कॉमा का प्रेसिडेंस किससे ज्यादा है?
असाइनमेंट का प्रेसिडेंस कॉमा से ज्यादा है, तो ए इज इक्वल टू 3 एक हो जाएगा, और बाकी कॉमा 4 कॉमा 8, तो आउटपुट क्या आएगा 3। रीजन क्या है, ये असाइनमेंट हो गया, ठीक है। पर अगर यही चीज अगर इस तरह से होती, देखो दोनों में अंतर है, इंटीजर ए एंड देन इन नेक्स्ट लाइन व्हाट वी आर डूइंग लाइक दिस, इधर डिफरेंस देखो, इंटीजर ए इज इक्वल टू 3 4 एंड 8, ठीक है, दोनों में अंतर है, यही समझाना चाह रहा हूं। इंटीजर ए, तो एक नेम लोकेशन हो गई हमारे इसमें मेमोरी में, फिर हमने करा ए इज इक्वल टू 3, ए असाइन टू 3 कॉमा 4 कॉमा 8, हियर यू कैन सी, क्योंकि इसमें सब कॉमा है, असाइनमेंट का प्रेसिडेंस बाकी से ज्यादा है, तो ए असाइन टू 3 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ए में 3 हो जाएगा, और 4 और 8 सेपरेट है, ठीक है। पर यहां देखो, इंटीजर ए असाइन टू 3 कॉमा 4 कॉमा 8, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, क्या आंसर 8 आएगा अब इसका? एनीवन? Okay, just see. Comma operator act like a separator within the function calls and definitions, variable declarations, है ना। यहां पे देखो, अगर मैं फंक्शन कॉल और वो बात कर रहा हूं, यहाँ ब्रैकेट नहीं दिख रहा है ना, डेफिनेशंस में भी नहीं दिख रहा मुझे, तब सेपरेटर की तरह यूज करता, जो अपन ने पहले वाले एग्जाम्पल में करा था। इट वॉज लाइक, फर्स्ट वन वॉज लाइक दिस, मल्टीपल डेफिनेशंस। जब मैं इस तरह से कर रहा हूं तो ये तो डिक्लेरेशन है। अब उस केस में ये जो मैंने अभी बताया आपको, यहां पे क्या होगा, सेपरेटर की तरह यूज होगा ये, और सेपरेटर की तरह यूज होगा तो ए असाइन टू 3 तो ठीक है, 4 और 8 इसको अगर मैं सेपरेट करूं जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में कहा था, तो ये इंटीजर ए असाइन टू 3 तो हो गया, और ये सेपरेटर है क्योंकि यहां दोनों के साथ इक्वल्स टू नहीं आया, कोई वेरिएबल नहीं आया नेम लोकेशन, तो इट इज इक्वल टू इंटीजर 4, इट इज इक्वल टू इंटीजर 8, जो पहला एग्जांपल था हमारा। जस्ट सी दिस वन, इन दोनों में अंतर है, इधर हमारे पास वेरिएबल नेम्स थे और हमने क्या करा था, मल्टीपल डेफिनेशंस की बात करी थी, तो हमने कहा था ये सेपरेटर की तरह यूज हो रहा है, डेफिनेटली ब्रैकेट्स और वो नहीं है तो सेपरेटर की तरह यूज हो रहा है, यहां भी सेपरेटर की तरह यूज हो रहा है, पर यहां एरर क्यों आ रही है, क्योंकि इंटीजर ए इज इक्वल टू 3 तो ठीक है, उसके बाद इंटीजर 4, तो वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, इंटीजर 8 वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, तो ये एरर आएगी, सो दिस विल बी एन एरर। तो बहुत छोटे से डिफरेंस से देख लो, एक जगह आपको आउटपुट, एक जगह राइट मोस्ट आउटपुट, एक जगह लेफ्ट मोस्ट मिला, एक जगह एरर मिली, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर कॉमा इज बिहेविंग लाइक separator, where comma is behaving like operator, or when it is behaving like operator, then we need to see the precedence. तो कॉमा अगर इस तरह से सेपरेटर की तरह यूज हो रहा है तो आप समझो, तो अगर उसमें एरर है तो एरर क्यों आई है, ये लॉजिक समझाया मैंने आपको। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। नाउ टेल मी द आउटपुट, नाउ जस्ट टेल मी द आउटपुट। Yes. Now what will be the output? सर 8। उमर, यस सर 8 होगा। सर 8 होगा सर। 8 वाला कौन कौन है? सृष्टि भी 8 बोल रही है, सिंटू ने भी 8 बोला, यशविनी ने भी, मोहित ने भी। 8 कैसे है, कौन समझाएगा मुझे? सबको 8 समझ में आ गया यार। यस, विल एक्सप्लेन मी हाउ। मेरे हिसाब से तो एरर है इसमें। और किसी को एरर दिखी इसमें?
यस सृष्टि 8 कैसे आया? यस सर। 8 कैसे आया बेटा आंसर? सर इसमें ब्रैकेट लिया है ना, तो राइट मोस्ट को प्रिंट करेगा ए की वैल्यू। हम्म यशस्विनी? यस सर, सेम, इसमें ब्रैकेट्स अवेलेबल थे तो राइट मोस्ट वैल्यू ही लेगा ये। तो एरर जैसी कोई बात नहीं है, फंक्शन कॉल है तो हम क्या करेंगे, लास्ट राइट मोड करेगा और क्या करेगा? हम 8 प्रिंट कराएगा, बाकी दोनों वैल्यू वैलिड होने के बाद रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ब्रैकेट हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंट देन एनी अदर ऑपरेटर, तो ब्रैकेट एवेल्युएट होगा और ये सेपरेटर की तरह यूज होगा। सेपरेटर की तरह यूज होगा तो ये लास्ट वैल्यू इवैल्यूएट होगी और आंसर आएगा 8। तो अब देखो बहुत मार्जिनल सा डिफरेंस है, अपन एक बार और रिपीट करते हैं इसको, है ना, वापस आ रहे हैं अपन इस पे, है ना। एक बार ध्यान से देख लो। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कॉमा ऑपरेटर कैन बी यूज्ड एज सेपरेटर, तो यहाँ सेपरेटर क्यों यूज देख रहे हो, यहाँ मेमोरी, मैंने कहा था वेरिएबल नेमिंग है, तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो अगर हम ऐसा समझ पा रहे हैं तो ये क्या है, मल्टीपल डेफिनेशन इन अ सिंगल लाइन है, दैट इज परमिसिबल। तो यहाँ कोई इशू नहीं है, तो इधर कॉमा, हियर कॉमा ऑपरेटर कैन बी यूज्ड एज अ सेपरेटर। नाउ सी हियर, कॉमा ऑपरेटर कैन बी यूज्ड एज ऑपरेटर, और ये वही था जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे देखो 3 4 8 है ना, तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो वैसे ही कि प्रेसिडेंस, है ना, असाइनमेंट पहले होगा, कॉमा ऑपरेटर रिटर्न द राइटमोस्ट ऑपरेंड इन द एक्सप्रेशन एंड सिंपली इवैल्यूएट द रेस्ट ऑफ द ऑपरेंड्स एंड फाइनली रिजेक्ट देम। तो एक एक्सप्रेशन है ये, है ना, तो राइटमोस्ट इट इवैल्यूएट्स द रेस्ट ऑफ द ऑपरेटर, है ना, return the rightmost operand in the expression and it is simply evaluate the rest of the operands and finally reject them। ठीक है, तो हमने कहा था इसका आउटपुट 8 आएगा। जब सेम चीज हमने यहाँ कही, इट इवैल्यूएट द वैल्यू विल बी रिटर्न टू द वेरिएबल आफ्टर इवैल्यूएटिंग द फर्स्ट ऑपरेंड और इट विल नॉट रिजेक्ट, क्यों, फर्स्ट इवैल्यूएटेड देन रिजेक्ट, तो पहले इवैल्यूएट करा फिर रिजेक्ट करेगा, तो इवैल्यूएशन में प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हेलो 5 आ गया प्रिंट। जब हमने यहां बात करी तब हमने क्या कहा, इसका लीस्ट प्रेसिडेंस है कॉमा का, तो पहले असाइनमेंट इवैल्यूएट होगा, और ऊपर और नीचे में अंतर ये था कि अगर हम उसे मल्टीपल डिक्लेरेशन की बात, डेफिनेशन की बात करते तो हमें समझना था, तो वो इंटीजर टाइप लेता, यहाँ हमने नेक्स्ट लाइन में करा, है ना, तो हमने क्या कहा, इट विल बी लाइक दिस। ये दोनों समझने की बात है, अगर ये ऊपर लिखा होता तो एरर हो जाती, अगर ये ऊपर लिखा होता तो क्या हो जाता, एरर, जो अपना अगला एग्जाम्पल था। दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस क्या है, प्रेसिडेंस होगा, कॉमा का तो लोएस्ट है, तो हमने असाइनमेंट का प्रेसिडेंस ज्यादा होगा, तो इट विल इवैल्यूएट और इट विल बी लाइक कांस्टेंट्स, तो आंसर आएगा इसका 3। पर यही जब हमने ऐसे लिखा तो ये मल्टीपल हमने डेफिनेशंस की बात करी, a is equals to 3, इट विल बी लाइक इंटीजर a is equals to 3, इंटीजर 4, इंटीजर 8, तो इट विल गिव यू एरर, तो ये इक्विवेलेंट टू दिस होगा और ये दिस विल गिव यू द एरर। और अब इसके बाद हमने जब यहां बताया तो एक्सप्रेशन, फिर हमने कहा ब्रैकेट की हाईएस्ट होगी तो राइट मोस्ट इवैल्यूएट होगा और आंसर आएगा 8। तो बहुत छोटे छोटे से वेरिएशंस हैं, और यही जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो अब मुझे जल्दी से रिकॉल कराओ हमने क्या क्या ऑपरेटर्स में क्या क्या पढ़ लिया, और कुछ उसमें अपने को कोई डिफिकल्टी है तो वो बताओ। यस, हमने स्टार्ट करो तो ऑपरेटर्स हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े? यस मोहित, यस हमने कौन कौन से ऑपरेटर पढ़े? सिंटू? सर यूनिरी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, सर लॉजिकल ऑपरेटर। ऑपरेटर। चलो अपन एक एक करके बात करते हैं। आर्यन, आर यू एबल टू हियर मी? आर्यन शाह, यस सर। मुझे बताओ हमने
वो पढ़े थे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। तो मैंने कहा था उसमें एक शॉर्ट सर्किट का वो बताया था कॉन्सेप्ट, लॉजिकल और लॉजिकल एंड में। तो लॉजिकल एंड में शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या है? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। मोहित, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में शॉर्ट सर सर्किट। हाँ सर फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो मतलब मोहित। फर्स्ट कंडीशन मोहित। अगर फॉल्स हो गया तो हाँ हम लोग मतलब उससे आगे देखेंगे नहीं सर। अच्छा, वेरी नाइस। चलो, मोहित मोदी, और में शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? सर अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो भी हम सेकंड कंडीशन देखेंगे सर। इसको ऐसे बोलो कि अगर कोई भी, जहां पे भी मुझे ट्रू कंडीशन मिल गई उसके आगे का एक्सप्रेशन इवेल्युएट नहीं होगा। हाँ मुझे सर। जहां भी ट्रू मिल जाएगी वहां से आगे का इवेल्युएट नहीं होगा, एंड और समझो। और यही कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। जैसे अभी आर्यन ने बोला मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बेटा हम अभी प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किट ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आएगा ना सामने, जब हमारे दिमाग में ये बात रहेगी कि नहीं लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब है, नहीं तो हम क्या होगा, इवेल्युएट करेंगे और आंसर दे देंगे, और एक आंसर उसे मैच करेगा हमेशा। ये बहुत जरूरी है। नवीन, बिटवाइज हमने एंड लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट पढ़ा, तो वैल्यूज में वैल्यूएशन का मैंने कुछ मैथमेटिक्स बताया था। नवीन, Pardon, please. हमने लेफ्ट शिफ्ट है ना और राइट शिफ्ट ऑपरेटर पढ़े थे, है ना। तो लेफ्ट शिफ्ट और Yes, sir. राइट शिफ्ट इवैल्यूएट करते में हमने देखा था, एक मिनट, कुछ फार्मूला बताया था मैंने। क्या था वो फार्मूला? नीरज, क्या फार्मूला था? उमर, क्या फार्मूला था? सर राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के लिए आपने फॉर्मूला बताया था 2 रेज़ टू द पावर राइट ऑपरेंड से उसे चलो, मल्टीप्लाई या इसको मैं डिवाइड करते हैं। जनरल वे में रिपीट कर देता हूँ। जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं ना बिट्स, तो हम वैल्यू बढ़ाते हैं, वो टू की पावर में बढ़ती है ना। और टू की पावर में कितनी, जो भी वैल्यू नंबर था ना, जैसे 3 था हमने दिया था, 3 इंटू टू की पावर जितनी बिट आप मूव कर रहे हो, टू की पावर अगर एक बिट मूव कर रहे हो तो 3 इंटू टू की पावर 1, तो 6 आंसर आ गया था। तो इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। तो लॉजिकल बात है, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली जब हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं बिट्स को, तो हम वैल्यू कम कर रहे हैं, कम करना मतलब डिवीजन। पर इसमें ध्यान रखना होगा, डिवीजन आया तो रिमाइंडर और क्वोशंट वाली बात आएंगी। तो हम क्या करेंगे कि जो क्वोशंट है ना वो हमारे आंसर में लेंगे रादर देन रिमाइंडर वाली। अगर 3/2 करेंगे तो आंसर 1 बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां, यहाँ बोलेंगे नंबर डिवाइडेड बाय 2 की पावर जितनी बिट शिफ्ट कर रहे हो। तो इस तरह से हमको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। जैसे शॉर्ट सर्किटिंग, या अभी मैंने कॉमा ऑपरेटर बोला था, ऐसे सेपरेटर यूज होगा। ये देख लो, जब हमको दिख गया कि हाँ ये है, तो हमें प्रेसिडेंस देखना है, कब इवेल्यूएशन में हमको एरर दिख गई, है ना, कब वो राइट वैल्यू देगा। तो एक सिर्फ कॉमा ऑपरेटर में हमने 4 कंडीशन देख ली। तो सेम वे हमें समझना है। फिर हमने टर्नरी ऑपरेटर देखा, और क्वेश्चन मार्क से पहले बुलियन एक्सप्रेशन, उसके बाद ट्रू कंडीशन, और उसके बाद फॉल्स कंडीशन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिकॉल करते रहो, ऐसे शॉर्ट वन लाइनर आपके दिमाग में होना चाहिए। लेफ्ट शिफ्ट मतलब नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर नंबर ऑफ शिफ्ट। राइट शिफ्ट नंबर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स शिफ्ट, समथिंग लाइक दैट। तो ये हमें जब जीरो आवर कहते हैं ना, रिकॉल करना है हमें, ये हमारे हमेशा ऑन द टिप्स होंगे, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो मैंने ऑपरेटर्स आज फिनिश कर दिए। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे, और फिर अब हम आगे मूव करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे। फिर हम इटरेशंस देखेंगे, सो दैट हम कंप्लीट कर पाए चीजें। ठीक है, एक मिनट। यस मैडम।
हाँ बेटा, तो शुड वी एंड दिस? ठीक है, तो अब आपको करना क्या है ये समझो। ऑपरेटर्स पे क्वेश्चंस करो, है ना। मैंने कहा था ना, जिसमें भी अब हमने जैसे आज ऑपरेटर्स फिनिश कर लिए, तो जस्ट सी कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। आई विल ट्राई कि मैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं कल आपको दिखा के प्रैक्टिस कराएं अपन, ताकि अपने को ऑपरेटर से अब हमें ना कॉन्फिडेंट कैसे होना है, ऑपरेटर पे कुछ भी दिखा हमको आता है, और कैसे आया प्रूफ होगा, कल अपन इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो कॉन्फिडेंस आएगा तभी जब हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये ऑप्शनल है, मैंने आपको कभी फोर्स नहीं किया है। इट्स अप टू यू। मेरा काम है आपको हर तरह से जो पॉसिबल चीजें हैं कॉन्सेप्ट वाइज हर हर चीज को हम सिंप्लीफाई कर दूं। बाकी प्रैक्टिस तो आपका काम है, 1 आवर में हम कॉन्सेप्ट ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो वील डू सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस टुमारो, फिर हम कंडीशनल और स्टेटमेंट में आगे मूव हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। कुछ यूजफुल लग रही है ये क्लास अपन ने जो शुरू करी है? यस सर। बिल्कुल सर। तो थोड़ी प्रैक्टिस करो डियर, तो और मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आई एम टेलिंग यू। यस सर। एक रूटीन बन गया है, अच्छे से अपन कर रहे हैं, तो तुम थोड़ी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और वो बहुत जरूरी है ना। चलो, गुड डे, है ना, थोड़ी प्रैक्टिस करो।